रिजर्वेशन एक इंडिया का सबसे कॉम्प्लिकेटेड और सेंसिटिव टॉपिक। एक तरफ लोग कहते हैं रिजर्वेशन मेरिट को खत्म करता जा रहा है और दूसरी तरफ लोग बोलते हैं कि रिजर्वेशन के बिना इक्वालिटी पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस पूरी डिबेट में ये सवाल बहुत ही कम पूछा जाता है कि ये रिजर्वेशन सिस्टम आया ही क्यों ये हमारे देश में इंट्रोड्यूस करा गया था, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी हिस्ट्री है जिसको समझे बिना ये डिबेट पूरी नहीं कर सकते। हम हिस्ट्री देखेंगे, फैक्ट्स देखेंगे, डेटा देखेंगे और समझेंगे कि रिजर्वेशन का एक्चुअल पर्पस क्या था, क्यों उसे इंट्रोड्यूस करा गया था। अगर प्रॉब्लम ही समझ नहीं आएगी तो सॉल्यूशन पे डिबेट कैसे होगी। और आज हम बात करेंगे रिजर्वेशन इन एजुकेशन ओनली ऑन टॉक विद कुणाल। आज का ये टॉपिक मेरे चैनल का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है और बहुत कंट्रोवर्शियल भी। इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत करी, बहुत रिसर्च करा, बहुत वक्त लगाया इस टॉपिक पर। क्योंकि अगर हम पहले से ही साइड चूज कर ले हमें किस साइड जाना है तो रिसर्च सिर्फ एक कंफर्मेशन रह जाएगी। इस वीडियो का पर्पस मेरा ओपिनियन जानना बिल्कुल भी नहीं है। इस डॉक्यूमेंट्री का पर्पस सिर्फ इतना है कि आप तक इंफॉर्मेशन फैक्चुअली पहुंचाई जाए ताकि आप खुद का ओपिनियन खुद से आप बना पाएं। और इस वीडियो को मैंने 2 भागों में बांटा है, ओरिजिन्स ऑफ द कास्ट सिस्टम एंड रिजर्वेशन। हम दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे क्रिटिक्स ऑफ द आर्गुमेंट, मेरिट्स वर्सेस अपॉर्चुनिटी। द पार्ट 2 विल बी मोर डेटा ड्रिवन एंड एनालिटिकल। रिजर्वेशन की बात बिना डिस्क्रिमिनेशन की बात किए शुरू नहीं करी जा सकती। मोस्टली लोगों को यही लगता है कि अब अनटचेबिलिटी या डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में नहीं होता। आप लोग हैरान हो जाएंगे जानकर कि ये चीज अभी भी कितनी कॉमन है हमारी सोसाइटी में, हमारी कंट्री में, अक्रॉस स्टेट्स। आप ये मैप देखिए और अगर आपको इस पर भरोसा नहीं होता तो आप खुद सुन लीजिए। क्विंट ने एक ग्राउंड रिपोर्ट बनाई थी हाथरस यूपी से। दलित लोग नीची कास्ट होती है, ठीक है, तो उन्हें ना शादी करते, खाने के लिए आया प्रोग्राम, खाने के लिए आएंगे वो तो अलग बैठ के खाएंगे, जिन्हें कि हम उनके यहाँ खाने जाए, हम नहीं जाते उनके लिए खाने। क्यों? वो एससी के लोग हैं, हम उन्हें नीची कास्ट मानते हैं। इंसान तो एक ही है ना। हाँ, वो बात आपकी ठीक है, इंसान जरूर है। तो जो एससी के लोग उनसे शादी कर लूंगी। हम काम करने नहीं जाएंगे। हाँ। और घर पे तो हो जाएंगे, आना हमारे खेत के मेड़ पत्ती में घास भी नहीं लेने देंगे, खेत में नहीं घुसने देंगे। ऐसे ही SARI ने 2016 में एक रिपोर्ट पब्लिश की ये जानने के लिए कि आज भी सोसाइटी में कितना डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, कितने लोग डिस्क्रिमिनेशन होते देखते हैं अपने हाउस होल्ड्स में या फिर खुद डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस करते हैं अपनी लाइफ में। 39% नॉन दलित महिलाओं ने ये माना कि उनके घर में कोई ना कोई डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस करता है और 21% औरतों ने ये माना कि वो खुद ही ये प्रैक्टिस करती हैं। राजस्थान में ऑलमोस्ट 60% नॉन दलित ये मानते हैं कि इंटरकास्ट मैरिजेस बैन हो जानी चाहिए हिंदुस्तान में। और दिल्ली में, हमारे कैपिटल सिटी में, 43% लोग ये मानते हैं या चाहते हैं कि रिजर्वेशन खत्म हो जानी चाहिए और मेरिट के बेसिस पर ही अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। रिसर्चर ने ये नोटिस करा कि ग्राउंड लेवल पर लोगों को ये पता ही नहीं है, वो अवेयर ही नहीं है कि वो ये रिजर्वेशन अपोज या सपोर्ट क्यों कर रहे हो। जो लोग अपोज करते हैं वो ये बोलते हैं कि जी डिस्क्रिमिनेशन आज के टाइम पे नहीं होता और बहुत ही रेयरली होता है और सीट्स बस मेरिट के बेसिस पर ही मिलनी चाहिए। और जो लोग रिजर्वेशन को सपोर्ट करते हैं उनका कहना ये है कि डिस्क्रिमिनेशन आज भी बहुत होती है। तो जो लोग ऑलरेडी पीछे हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए रिजर्वेशन बहुत जरूरी है। कास्ट सिस्टम के पहले अवशेष या वर्णन हमारे ऋग्वेद में मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके अंदर ये बोला गया है पहले मनुष्य जो थे उन्होंने खुद को डिस्ट्रॉय किया और उनके डिस्ट्रॉय करने के बाद उनके सर से, उनके हेड से ब्राह्मण्स बने, उनके हाथों से क्षत्रिय बने, उनकी जांघों से
वैश्य बने और पैरों से शूद्र बने। पर आपने ये नोटिस करा होगा कि इन चारों कैटेगरीज के अलावा यहाँ पर एक कैटेगरी नहीं है जो कि है दलित्स की, इसलिए उन्हें अवर्णा भी बोला गया, जिनका कोई वर्ण नहीं है, और इन लोगों को सफाई जैसे काम दिए गए। एक थ्योरी और है जिसके अकॉर्डिंग कास्ट पिछले जन्म के कर्मों की वजह से डिसाइड होती है। तो आपको अगर बेहतर कास्ट चाहिए अगले जन्म में, तो आपको इस जन्म में जो भी काम अलाइन है उसको आप अच्छे से कीजिए, उसी रोल में रहकर। जैसे बाकी कैटेगरीज के लोग ज्ञान पाकर ब्राह्मण बन सकते थे, ब्राह्मण औरतें वैश्य और क्षत्रियों के साथ शादियां कर सकती थी, पर शूद्रों या दलितों के साथ ये बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड था। तो इन शॉर्ट ज्ञान पाकर हर कोई ब्राह्मण बन सकता था, पर वक्त के साथ ये सिस्टम, ये प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड होता चला गया कि डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता गया, और इसीलिए 6th सेंचुरी में लोअर कास्ट के लोगों ने मास कन्वर्जन करना स्टार्ट किया बुद्धिज्म में। लॉर्ड बुद्ध जो कि जन्म से क्षत्रिय थे, वो भी इस सिस्टम के अगेंस्ट थे। इसके बाद सीधा 1956 में BR अम्बेडकर ने मास कन्वर्जन किया हिंदुइज्म से बुद्धिज्म में 5 लाख लोगों के साथ। जो कुछ भी हमने इससे पहले के सेगमेंट में कास्ट सिस्टम में कवर किया, वो ब्रिटिशर्स की एंट्री के बाद और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता चला गया। वो लोग सिर्फ अपनी एडमिनिस्ट्रेशन इजीली चलाना चाहते थे, बिना किसी प्रॉब्लम के इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना चाहते थे एज मच एज पॉसिबल। हेनरी वॉटरफील्ड, इन्होंने डिटेल में लिखा कि कैसे इंडिया का सोसाइटियल सिस्टम बहुत ही ज़्यादा रिजिड और कॉम्प्लेक्स है, और कैसे उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी इस क्लास सिस्टम को क्लासिफाई करने में। जेम्स प्रिंसेप, एक ब्रिटिश स्कॉलर, जिन्होंने 1834 में एक सेंसस कंडक्ट किया बनारस में, और उन्होंने ये पाया कि सिर्फ बनारस में ही ब्राह्मण्स की डिस्टिंक्ट 107 कास्ट मौजूद है। उन्होंने सोचा इंडियंस को क्लासिफाई करने के लिए उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर देना चाहिए। WR कॉर्निश, जिन्होंने 1871 का मद्रास सेंसस किया था, उन्होंने एक चीज फेमसली बोली कि इंडियंस को कभी भी सिर्फ 4 वर्णास में नहीं बांटा गया था हिस्ट्री में। ये अचीव उन्होंने कैसे किया कि ब्राह्मण्स को उन्होंने टॉप पे रखा, ऑफ कोर्स विद द सपोर्ट ऑफ ब्राह्मण्स। उन्होंने 11 ब्राह्मण्स को अपने साथ में लिया, और उन ब्राह्मण्स ने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए वैदिक लॉज को वाइडली इंडिया में इम्प्लीमेंट किया। इसी चीज को अक्सर ब्राह्मणिज्म और ब्राह्मणवाद कहा जाता है आज के टाइम में। इससे पहले 4 वर्ण के सिस्टम को वाइडली प्रैक्टिस नहीं किया जाता था, पर इसके बाद इस सिस्टम को वाइडली फोर्सफुली अप्लाई कर दिया गया पूरे देश भर में। इस प्रोसेस ने अपर और लोअर कास्ट का डिफरेंस और वैल्यू और बढ़ा दिया। श्रीनिवास ने ये बताया कि कैसे इस सिस्टम के आने के बाद सोसाइटियल डिवाइड और बढ़ गया। इससे पहले नॉन ब्राह्मण्स भी पॉलिटिकल पावर गेन कर सकते थे, पर इस अमेंडमेंट के बाद चीज़ें बदल गईं और नॉन ब्राह्मण्स के लिए चीज़ें और मुश्किल ही होती चली गईं। फॉर एग्जाम्पल, चार्ल्स हाल्डेंगे, जो इंडिया के वाइसरॉय थे, उन्होंने ये अनाउंस किया कि पब्लिक सर्विसेज की रोल्स को, जॉब्स को फिल करने के लिए एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा, जिसकी एलिजिबिलिटी ये है कि कैंडिडेट्स को इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश जानने वालों को ही प्रेफरेंस दी जाएगी। और गाइस, इसका सीधा फ़ायदा किसको हुआ? एलीट ब्राह्मण्स को मद्रास प्रेसिडेंसी के, जिन्होंने 80% ऑफ द टोटल पब्लिक सर्विसेज वैकेंसी फिल कर ली, जबकि उनकी पॉपुलेशन सिर्फ 3% थी टोटल पॉपुलेशन की, और उन्होंने पब्लिक सर्विसेज में अपनी मोनोपोली गेन कर ली। प्री इंडिपेंडेंस फेज, इस फेज के अंदर कई सोशल एजुकेशनल रिफॉर्मर्स हुए, जैसे ज्योतिराव फूले, डॉक्टर BR अम्बेडकर,
महात्मा नारायणन और भी कहीं। हम इनमें से सबकी बात नहीं कर सकते, बट हम इनमें से कुछ लोगों की बात ज़रूर करेंगे। जैसे राजा श्री साहू, जो कि कोल्हापुर के राजा थे। उन्होंने अपने कोल्हापुर राज्य में इंडिया का फर्स्ट रिजर्वेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट किया। ज्योतिराव फूले, जो एक शूद्र कास्ट में पैदा हुए और वो अमेरिकन स्लेव के स्ट्रगल से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना भी की और वो कास्ट सिस्टम के बिल्कुल ही अगेंस्ट थे। उन्होंने वेदास को मानने से इनकार किया और उनका कहना था कि सिर्फ ब्राह्मण्स का रिलीजन पर अधिकार और कंट्रोल नहीं हो सकता। तरफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने दुनिया को कुछ फेमस किताबें दी, जैसे एनाइलेशन ऑफ कास्ट और इमेंसिपेशन ऑफ द अनटचेबल्स, ने डिप्रेस्ड क्लास की सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट और कांग्रेस दोनों से अलग हटकर रिप्रेजेंटेशन की मांग भी रखी। 1932 में ब्रिटिश पीएम ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की मांगें मान ली और ऑप्रेस्ड क्लासेस को एक सेपरेट इलेक्टोरेट राइट दिया गया, जिसके तहत वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटिंग कर सकते थे और उनके सिवा वहाँ पर कोई और वोट नहीं कर सकता था। अब चलते हैं हम पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज में। डिप्रेस्ड क्लासेस को रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ एजुकेशन और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट भी दी गई और जॉइंट इलेक्टोरेट्स का सिस्टम कंटिन्यू रखा गया। और इसी वजह से लोकसभा की टोटल 543 सीट्स में से 84 सीट्स एससी के लिए रिजर्व्ड है और 47 सीट्स एसटी के लिए रिजर्व्ड है। 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तब उसके अंदर 2 आर्टिकल्स और ऐड ऑन कर दिए गए, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16, जिसके तहत ऑप्रेस्ड क्लासेस को स्पेशल प्रोविजंस दिए जा सकते हैं उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए। 1993 से पहले एसटी का रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में था 15% और एसटी का 7.5, टोटल 22.5% रिजर्वेशन डिप्रेस्ड क्लासेस को था। 1993 के बाद ओबीसी कैटेगरी को भी 27% रिजर्वेशन दिया गया मंडल कमीशन रिपोर्ट के बाद, जिससे रिजर्वेशन की टोटल परसेंटेज 49.5 तक पहुंच गई। और स्टेट्स को ये स्पेशल अधिकार भी दिया गया कि वो अपने हिसाब से अपनी क्षेत्र, अपने राज्य की माइनॉरिटीज को रिजर्वेशन दे सकते हैं, रिजर्वेशन को एक्सटेंड कर सकते हैं। और इसी वजह से राजस्थान गवर्नमेंट गुज्जर आरक्षण की मांग करते दिखती है, हरियाणा गवर्नमेंट जाट आरक्षण की मांग करती दिखती है, महाराष्ट्र सरकार मराठा कोटा रिजर्वेशन की मांग करती दिखती है। मोदी गवर्नमेंट ने 10% आरक्षण और बढ़ा दिया 2019 में, जब उन्होंने ये अनाउंस किया कि इकोनॉमिकल बैकवर्ड जर्नल क्लासेस को 10% आरक्षण दिया जाएगा। ये थी हिस्ट्री कास्ट सिस्टम की और रिजर्वेशन की इंडिया में। अगले पार्ट में हम बात करेंगे मेरिट वर्सेस अपॉर्चुनिटी, आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ रिजर्वेशन एंड आर्गुमेंट्स व्हिच अपोज रिजर्वेशन, और क्या कोई ऐसी रिफॉर्म्स हो सकती हैं जो इस सिस्टम को बेहतर बना सकें। In fact, the irony is a lot of the founding fathers were against reservations, including Mr. Nehru, who's written about it.